रीमा दीदी, अब हम आपसे कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं रिगार्डिंग टू वुमेनहुड एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेनहुड, जो आपने बहुत सारी जगह पे शायद प्रैक्टिस की ही है। सो हम ऐसे कुछ इंसिडेंट्स या ऐसा आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सो ऐसा होता है नॉर्मली, जैसा हमने देखा है बाहर सोसाइटी में, कि जब एक वुमेन या लड़की की शादी होती है, तो उनका करियर है या वो जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। उनको बहुत सारी रोक टोक फेस करनी पड़ती है या प्रेशर फेस करना पड़ता है। वो सोसाइटल प्रेशर होता है, वो फैमिली प्रेशर होता है। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। सो जैसा तो आपने आपने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया, आपने ऑलरेडी बताया कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट था अपने फैमिली की ओर से टू गेट इन टू दिस, आप काम कर सके आपके हस्बैंड के थ्रू, आपके मदर इन लॉ के थ्रू। बट what मैसेज विल यू गिव टू अदर वुमेन ऑल्सो, कि जो ऐसा प्रेशर कहीं ना कहीं फील भी कर रहे हो, इनसाइड इनसाइड भी फील कर रहे हो, शायद वो बता भी ना पाए या एनीथिंग। सो आप उन सब वुमेन को क्या मैसेज देना चाहते हो, कि जब उनको ऐसा फील हो रहा हो तो हाउ दे शुड थिंक, या क्या स्टैंड लेना चाहिए उनको उनकी लाइफ में? आई थिंक मुझे एक ही बात, एक नहीं पर मुझे जो बात कहनी है वो ये है कि अ, हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो आपने बताया कि जब शादी हो जाती है तो उसको काम छोड़ देना पड़ता है, या उसको कुछ अच्छा नहीं भी लगता है फिर भी उसको वो करना पड़ता है, वो किसी को कह नहीं पाती है, पर उसका खुद का भी एक कॉन्फिडेंस या तो हिल जाता है या तो उसको था ही नहीं वो कॉन्फिडेंस। और इसीलिए उसने फिर देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स कि अच्छा मेरी शादी हो गई इसलिए मुझे छोड़ देना पड़ा, तो क्यों ऐसे से शादी की, यू ऑलरेडी हैड अ चॉइस। तो जिस जो आपको शादी के बाद भी काम करने दे वैसे से ही शादी करनी थी ना। एक तो हमने हाँ बोला कि हाँ हाँ, वो अगर सामने से वो लड़के ने बोला कि देखो शादी करने के बाद काम नहीं करने का, तो फिर हाँ ठीक है, हमने ही तो हाँ बोला था। उस वक्त हमारे में वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कन्विंस करूं कि भाई मैं जो काम करती हूँ वो अच्छा काम है, उसमें से मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, उसमें से हम साथ में भी कुछ कर सकते हैं। वैसी सब बातें करना तो बाजू पे गया, एंड देन वी स्टार्ट सेइंग कि शादी होने के बाद मुझे काम छोड़ देंगे, बट यू अग्रीड एंड देन वी गॉट मैरिड, सो व्हाई डू वी ब्लेम अदर्स। तो पहले तो हमें अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। और अगर हमारा कॉन्फिडेंस है तो हम सबको समझा सकते हैं कि भाई मैं कोई जो काम करती हूँ वो कोई बुरा काम नहीं करती हूँ, और अगर वो बुरा काम नहीं है तो वो काम मैं चालू रखूँ, उसमें तो हरकत क्या है। और अगर कोई हरकत है, अगर उससे कोई तकलीफ हुई तो हम सोच सकते हैं, उसका कुछ हम हल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ है ना ऐसे डायलॉग नहीं होते। जो फैमिली में जो डायलॉग होने चाहिए ना वो नहीं होते हैं। हम फैमिली बोलते हैं तो बहुत हायरार्की होती है, एक बार बोल दिया तो दैट्स द फाइनल स्टेटमेंट, बट देयर हैज टू बी, सो आई थिंक यू नीड टू, हमको जो जरूरत है वो एक डायलॉग की जरूरत है। और जब हम वो डायलॉग का कल्चर डेवलप करते हैं ना, मैं डायलॉग माने बहस नहीं बोल रही, आई एम टॉकिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। जब हम बहस करने लगते हैं तो ऑफ कोर्स इट डजंट लीड टू एनीवेयर, पर जब हम डायलॉग करते हैं, जब हम एक दूसरे की राय लेते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो सुनने को तैयार होते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो उसमें से समाधान जरूर हो सकता है। मेरा बेटा है ना, हमारे डाइनिंग टेबल को इसलिए बैटलफील्ड बोलता है,
कि वहाँ बहुत ही चर्चाएं होती है, स्ट्रैटेजीज भी होती है, heated discussions भी होते हैं, but in the end everybody feels victorious, everybody feels jubilant. So he says कि our dinner table is like a battlefield. तो मुझे लगता है कि ये मेरे को लगता है इतने सालों के बाद। ओके, सो रीमा दीदी, आपने जो बताया डायलॉग करना चाहिए या हमें पार्टनर इस तरह से चूज करना चाहिए कि जो हमें एक्चुअली क्या बोले, सपोर्ट करे कि यस हमारा भी ड्रीम है, हम भी आगे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी समझ के सपोर्ट करे, यस समझ के सपोर्ट करे, यस वेरी ट्रू, कि समझ के सपोर्ट करे। सो पार्टनर चूज करना भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है। सो आपको हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने मिहिर जी से जब शादी की या जब आपने डिसीजन लिया तो आपने क्या सोच के आपके पार्टनर को चूज किया, एंड प्लस इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारी सोसाइटी में शादी का जो प्रेशर होता है जिसमें लव मैरिज का तो कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ उल्टा ही समझ के माना जाता है कि और उसमें भी हम एक्चुअली समझ के लव मैरिज नहीं करते, एक अट्रैक्शन होता है एंड देन वी गेट इनटू दैट, और प्लस एक सोसाइटी का प्रेशर होता है। अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो नहीं, इसी से ही शादी करनी पड़ेगी, डायलॉग का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। सो हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको मिहिर जी से शादी करनी है, और बाकी लड़कियों को भी आप कैसे ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर सोसाइटी का प्रेशर हो तो भी वो किस तरह से राइट डिसीजन ले, और वो भी इन्फैक्चुएशन या अट्रैक्शन से आके नहीं हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल वे में डिसीजन ले, कि क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ। It's a risky thing. I don't advise young girls on marriage at all. So please don't go by my advice. ये तो मेरा, it's not my expertise and I'm not competent also in that field, क्योंकि मैंने तो कोई बेटियों की शादियां भी नहीं की है, खुद एक बार ही मैंने शादी की है, so it's not a huge experience के I can talk about marriage and how do you select a person, but I think मैंने जब सेवा में काम शुरू किया और मैंने जब बनासकांठा में काम करना शुरू किया तो रमेश भाई भट्ट जो ईला बहन के हस्बैंड थे, he was an economist और he was working with the Gujarat Water Supply and Sewerage Board, advising them on different aspects. तो मैं उनको मिलती थी क्योंकि ये जो मैंने काम शुरू किया था वाटर सप्लाई स्कीम में बहनों को वाटर यूजर्स के तौर पे ऑर्गेनाइज करना, so I used to go and meet him very often. और he actually is the one who groomed me and who really encouraged me to continue working steadfastly at Seva, and otherwise I don't think I would have really continued for over 35 years now. So I'm so very grateful to him that, he really would spend hours talking to me. उसमें मेरे जो कुछ भी dilemma थे, मेरे जो कुछ भी प्रश्न थे, तो he would really listen to me for hours together. और उतने में मिहिर भट्ट who was in the US, उन्होंने MIT में से urban और regional planning पढ़ा है, and then he used to work in the US. और फिर उन्होंने सोचा कि वो वापस जाएंगे, तो I think I used to go and meet रमेश भाई very regularly, और उस वक्त में मिहिर ने भी एक दो बार मेरे से बात की. Then he came with me, traveled to Banaskantha to see the work that हम लोग करते थे सेवा में, तो उस तरह से जान पहचान हुई. And then I think he thought that I was an appropriate person
that and so he told his parents and his parents told my parents. तो मैं तो बनासकांठा में थी और मुझे फोन आया कि मुझे दिल्ली जाना है प्लानिंग कमीशन में। मैंने बोला कि व्हाट हैव आई टू डू विद द प्लानिंग कमीशन, मुझे उसके साथ कोई ना तो लेना ना तो देना। उस वक्त हीलाबेन वाज अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, पर आई कुडंट इवन ड्रीम कि मुझे वहां क्यों जाना है। तो मैंने तो फोन पे अहमदाबाद में सेवा में से फोन आया कि आपको प्लानिंग कमीशन में मीटिंग में जाना है, तो आप वापस आ जाओ और हम कल की आपकी टिकट करवाएंगे। तो मैंने बोला मुझे प्लानिंग कमीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आप किसी और को भेज दो, मैं तो यहाँ कल ही आई हूँ, तो मैं तो फ्राइडे से पहले आ नहीं सकती हूँ। तो फिर मुझे रमेश भाई ने फोन किया कि हाउ कैन यू डिनाई प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। बोला कि हाँ, पर मुझे वहां जाके क्या करना है वो पता भी नहीं है। बोले कि जाओ, पहले जाओ तो सही एंड फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। सो आई जस्ट वेंट लाइक दैट एंड कंप्लीटली इग्नोरेंट कि मुझे जाके क्या करना है। मैं तो पहली बार प्लानिंग कमीशन में गई, मुझे ईला बहन मिले, फिर मुझे और दो मेंबर्स मिले प्लानिंग कमीशन में। फिर मैं रात वहां रही और फिर दूसरे दिन वापस आ गई। गॉड ओनली नोस कि क्या इसका मकसद था। पर जब मैं वापस आई तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि there is this proposal. So I said, oh, what a fool I was. Didn't even realize. So that's how I met Mihir. And here we are together for so many years. Okay. So, रीमा दीदी, that was so interesting story कि आपका किस तरह से आपकी शादी हुई. So now, we would like to ask you कि marriage जो ऐसा decision होता है, plus अगर हम मैरिज को डिफाइन करें तो हम एक दूसरे को एक ग्रोथ की हेल्प करते हैं स्पेसिफिकली, जिसमें किसी को भी सफोकेशन नहीं हो और दोनों का ग्रोथ हो. सो आप भी इतना सेवा को लीड कर रहे हैं, काफी बिजी रहते हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं. साथ ही में आपने बताया कि मिहिर जी भी बहुत बिजी है, वो भी इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहे हैं. सो आप दोनों ने एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया कि जिसमें एक दूसरे का ग्रोथ हैम्पर नहीं हो, किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े कि किसी एक के ग्रोथ के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूं, जैसे यूजुअल मैरिजेस में होता है कि हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए वाइफ बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करती है. पर आपके केस में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने एक ऐसा सेक्रीफाइस किया हो कि जिसमें एक दूसरे का ग्रोथ हैम्पर हुआ हो. सो आप कुछ बता सकते हैं कि आपने कैसे सपोर्ट किया या क्या ऐसे रोल प्ले किया जिससे एक दूसरे का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ. पहले मैं अच्छी बात बताऊंगी, उसके बाद मैं आप सबको नहीं भी अच्छी लगे ऐसी भी बात बताऊंगी. Okay. ज्यादातर जो मदर्स होंगी ना उनको अच्छा नहीं लगेगा, पर आई थिंक आपने जो पूछा उसमें if you understand each other's work and if work becomes your common thread, then I think everything else gets woven into that. तो पर अगर हम मुझे पता ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस में जाके क्या करते हैं, उसके बॉस का नाम पता होता है, बट व्हाट एल्स डज ही डू इन द ऑफिस, हमें सब सुपरफिशियली पता होता है कि वो जाते हैं, वो गाड़ी में जाते हैं, वो उसकी ऑफिस ये जगह पे है, but what is the actual work that you do? Yes. And when you start understanding each other's work, and whenever in the work there is a difficult period, when you are confronted with a huge challenge and you become a big support. Yeah. कि वो घर में आए और वो कुछ बोले नहीं, वो चिड़चिड़ाए, पर you understand कि yeah, he is facing a huge challenge in the work and therefore the mood is grumpy or cranky. That's okay. मेरे को भी ऐसा होता है जब मेरे काम में ऐसी कोई
situation aa jati hai to, and you don't shout back, so Yeah. then I think the relationship, that understanding starts happening. और कई बार ऐसा हो जाता है कि you enter into a discussion, and then the discussion takes form of an argument, and then sometimes your husband has to come out forcefully, and but तभी हम अगर you also come out forcefully, तो then it turns into a confrontation. But later on, you can say that, but you could have said the same thing differently. And then I think both of them understand. कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि when you are so tired, when you have come back from a very nasty meeting, कि आपको लगता था कि trying very hard, पर ये secretary कुछ समझ ही नहीं सकते हैं. Yeah, these women, they just don't understand. And when you come home, you are really tired, you are frustrated, then you throw out your anger. So at that point of time, if your children and your husband also throw back, it turns into a confrontation. But then, they keep quiet, and then they gradually tell you, okay, sorry, is everything all right? And then you gradually say, okay, no, but yeah, I'm fine, but this happened like that. So if you understand each other's work and difficult situations, then I think it makes it easier, and you understand why your behavior, your attitude is so different at times. और ये जो बात आपने बताई ना कि very often the woman has to leave work because of the husband, I don't agree to that. Okay. If your husband tells you to leave the work, take leave for a few months, and then let your husband realize, oh wow, what a loss it is both for her as well as for the family. I'm sure he will then think and then let you resume back to the work. पर हम छोड़ देते हैं, and then you go on within yourself, you go on regretting that, and don't openly share कि भाई ये how do I feel sitting at home, what are you missing. I don't mean to say go on, become grumpy and start whining as soon as the person comes home, but in a different way. Sure, things could always be worked out. This is the middle class fashion. My husband is an executive, and so, he's so busy, he has so much of work, so he asked me to leave work. I don't think that would be good. It may be. I have not married a middle class executive, so I don't know. Okay, so thank you so much, Didi. Uh, so I just have a question कि आपने जो बोला ना कि कुछ टाइम के लिए आप छोड़ के घर पे बैठो, बट दैट मे बी हैपन कि फिर तो सब यही बोले कि इतने टाइम पे तो आप घर पे थे, तो आप और ज्यादा रह लो या फुल टाइम के लिए आप छोड़ दो. सो कांट वी आस्क हस्बैंड टू लीव अ जॉब एंड वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? No, sure, I'm sure. That's what I said. There has to be an understanding that has to be built. There's nothing wrong if the husband stays home, takes care of the household. That's also work, and a very major work, and it's responsibility. It's a huge responsibility. So I think definitely, that also could be done. There's nothing wrong. But I think if we take a feminist point of view, that does not work. So, the family has to be a unit. Or family may say whatever is conducive to the family. There would be many men who would love doing household work. But poor thing, they may not be able to say कि मैं घर का काम करता हूँ, तुम जाओ कमा के लाओ. He can't say that.
And therefore, even though he is not competent, he doesn't have the skill set, he may be forced to do the work. So therefore, very often those men fail. And I feel so sorry for those men. He may have been good at something else, but we just force them. And we have made a societal norm कि भाई काम तो मर्द को ही करना है. It's fine. He can do the household responsibilities. We do the other responsibilities. Definitely. Yeah, that's true. Yes. Yes. So yes, so basically there should be no discrimination about women or men or girl or boy. So यानी household का जो काम है वो सबको आना चाहिए. There shouldn't be कि ये तो लड़की करेगी और ये लड़का ही करेगा. So yes, thank you so much. I have taught both my sons to cook. They all have to clean vessels. They all have to clean home. Everything. We share responsibilities. So that is so important. Yeah, definitely. So what if they are boys, but they should know how to cook? And we also take turns कि ये संडे को कौन खाना पकाएगा, ये संडे को कौन बर्तन साफ करेगा, कौन कपड़े धोएंगे. Yes, that is very important कि जब हम responsibilities share करते हैं तो किसी एक इंसान पे burden नहीं है and plus बच्चे भी ये सीखते हैं कि this is a equal responsibility जो हमें share करना है और सिर्फ घर में अगर मम्मी है या बहन है तो सिर्फ उनका ही ये job नहीं है लेकिन हमारा भी उतना ही इक्वल रोल है. सो अगर सारी फैमिलीज ये फॉलो करने लगेंगे तो आई गेस वो डिस्क्रिमिनेशन ही चला जाएगा कि भाई खाना बनाना है तो ये लड़कियां. तो जो फेमिनाइन वर्क है ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होगा. सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट मैसेज And यू. that's how every individual becomes self-reliant. Yes. Yeah. So you are not dependent कि हाँ मुझे तो रोटी पकाना ही नहीं आता है तो भूखे रहो. Either you learn how to make rotis or you sit Yes. without roti. So that's how you become self-reliant as well. So there should be no definition कि कौन सा काम किसके लिए होना चाहिए. It is work and anybody can do. Sure. Yes. Yeah. And आपने अभी जो बात बताई सेल्फ इंडिपेंडेंस की, सो हियर आल्सो वी फॉलो दैट नॉर्म. हमारे यहाँ पे काफी सारे यूथ्स है, टीनेजर्स है जो कि साथ में आके 2 साल के लिए रहते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ फेलोशिप. Yeah. और वो लोग ये बातें सीखते हैं. सो ऐसा नहीं है कि लड़का है तो खाना नहीं बनाएगा. हमारे यहाँ पे अभी बॉयज है जो खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं. सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए. और डिस्पाइट ऑफ लड़का है या लड़की, मुझे इंडिपेंडेंट होना है तो लड़की को भी कुकिंग आना चाहिए और लड़के को भी कुकिंग आना Yes. चाहिए. So that is Something so very interesting when you talk about cooking, when it comes to cooking as a profession. yeah. तो हम लोग बहनों को ट्रेन करते हैं और टू ब्रिंग बैक कोर्स ग्रेन्स इनटू कंजम्पशन और उसमें बेकरी, culinary सब कुछ सिखाते हैं. तो मैं जब वो स्कूल्स में गई ना, होटल और केटरिंग मैनेजमेंट की स्कूल्स में, तो क्लास में 90% पर बॉयज. और फिर मैंने बोला कि अच्छा लड़कियां क्यों नहीं है घर में, तो दैट इज व्हाट द गर्ल्स हैव बीन डूइंग डे इन एंड डे आउट. और फिर मैंने होटल एसोसिएशन के मैनेजर से बात की तो बोलते कि शेफ तो मर्द ही होते हैं. बोला कि अच्छा घर में बहनें काम कर खाना पकाती है और होटल में क्यों मर्द ही शेफ होते हैं. But that's a profession. Yes. And what we do at home is not a profession, it's a housework. तो मैं तब से ढूंढती हूँ कि मुझे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में बहन चाहिए एज अ शेफ और वो सबको ट्रेन करे. But till today, it's now 5 years, I've not been able to find a woman chef. Oh. So it's interesting.
Yes. because we take it for granted કે મન તો રસોઈ કરતા આવડે જ ને મારે ભણવા જવાની શું જરૂર. But maybe that's the thing. I don't know, but some research will have to be done. Why do girls don't go to hotel management and culinary? You can find them on the front desk, but not as chef in the kitchen. But I'm talking of India. I'm not talking of the whole globe, but India. Yes. Yeah. That is an interesting thing that you just shared right now. But for your information, हमारा जो organization है, we have our institute Oasis Valleys, जो जानोद में है. There we have a women's chef. So she is the chef and she is the leading the kitchen. So we would like to invite you कि आप वहाँ पे आइए, हमारी बहनों से बिल्कुल. मिलिए, आपकी बातें उनसे शेयर कीजिए. Definitely, definitely. Yes. So the last question, Rima Didi, that we want to ask you, according to you, आपके मुताबिक एक women का क्या role है society में, क्या impact वो create कर सकती है if she actually finds her own inner self, her own inner confidence, and actually what is the concept of women empowerment according to you? कि what is women empowerment? What do you think that term should be interpreted in form of? So there are two questions, right? Role of a woman and what is Yeah. women's empowerment. Yeah. So I think every human being makes a society together, and therefore every human being has an important place in the society. So there's no human being who is useless. Yes. So every human being has some or the other skill, and if that skill is, allowed to bloom and then put to a better use, then theirs is a very valuable contribution to the society. To your second question on women's empowerment, I think there is nothing like an empowerment is a product or it's an outcome. It's an iterative process. And for every individual woman, it's at different stages that she feels that feeling of having, gotten that encouragement, that strength that she's now able to overcome her struggle or her challenge in life. So to give you one or two examples, there was in the city of Ahmedabad a bamboo worker. She had three daughters, and she suddenly lost her husband, so she had to take care now of the entire family. They were living in a small little hut which did not have a door. And so she had three young daughters, and she had to be awake the whole night for the security of her daughters. Then she got a loan from Seva Bank of only 500 rupees, and she got the door to her hut. And the first night she was able to sleep. The next day she says that I felt as if thousand bulbs were lit in my body. That's empowerment for her. That she is able to now sleep with peace and she's no longer insecure. So for her, that's empowerment. Or if I talk about a rural member who, was not able to withstand the floods in the village, and she was frantically running from, leaving her hut and then taking shelter in the school. But then when, we all went there and we said, why don't you ask the panchayat to do something? And the day she was able to speak up in front of the sarpanch, and when he came to, request for votes, when she was able to say that next time when the water comes, are you able to drink up that water and save us? Then I will vote for you. That's empowerment for her. So I think, for different women, empowerment means a different thing. To be able to speak up in front of a sarpanch, it's not a small thing. And for her, that's empowerment. While, to have
a peace of mind so that you can see well for what that's about. Hmm. So I hope I answered your question. एंड Yes. सॉरी मैं अंग्रेजी पे चली गई. आज मैंने तय किया था कि हालांकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है पर मैंने कोशिश की, पर मैं अंत में अंग्रेजी पे चढ़ गई. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. That's okay. That's perfectly fine. So वैसे हमको पता नहीं चला कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है. It was really good. थोड़ी And कमजोर है. that's okay. And अभी आपने जो लास्ट में बताया कि women empowerment का definition क्या है, so that is so important कि हम women को समझ के उसकी क्या नीड है, उसका क्या पोटेंशियल है, उसको एम्पावर करें, नहीं कि सबको एक साथ ट्रीट करके सबको बोले खड़े हो. बट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट थिंग कि जो उन्हें क्रॉस करना होता है, सो उनकी ऑर्बिट वो क्रॉस कर पाए, दैट इज सो इम्पोर्टेंट. Yes. So thank you so much. Thank you, and thank you for patiently listening to me. I think I spoke a lot. Yes.